नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में लगातार अगर कल की बात करें तो एक मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। एक चुने हुए नुमाइंदे, खासकर अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एमएलए डोडा महराज मलिक को डिटेन किया गया है। और ये पहली बात नहीं है कि अपने बड़बोले शब्दों के लिए, बोलों के लिए महराज मलिक जाने जाते हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर उनकी आ रही है, जिस प्रकार अपनी भाषाओं में उस मर्यादा की सीमा को लांघ रहे हैं। और यही कारण है कि जो डिप्टी कमिश्नर डोडा की अगर बात करें, हरविंदर सिंह जी की, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का महराज मलिक ने प्रयोग किया गया है। और 18 एफआईआर्स ऑलरेडी उन पर लगी गई हैं। और यही कारण है कि पीएस से उन पर लगाया गया है, उनको डिटेन किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात की अगर बात करें, हज़रतबल में ईद उल मिलाद नबी के दिन जो तस्वीर वहाँ देखने को मिली है अभी, और उसके बाद जो स्वर पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में निकल के आ रहे हैं, सब किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, तेज़ तर्रार नेता ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका। धन्यवाद विवेक जी। अभिजीत जी, सबसे पहले मैं महराज मलिक पे आना चाहूँगा। पिछले जब से उन्होंने एमएलए पद हासिल किया है, जनता ने उन्हें चुनाव में जिताया है, लेकिन हमेशा अपने बड़बोले शब्दों के लिए जाने जाते हैं। और कई बार उन सीमाओं को भी वो लांघ गए हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें, ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन एक ऐसे ब्यूरोक्रेट, ऐसे व्यक्ति की जो इनकी ईमानदार छवि है, कर्मठ अधिकारी भी हैं, और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात हैं सरदार हरविंदर सिंह जी, एक माइनॉरिटी पे उनका ये हमला किस नज़र से देखते हैं? देखिए, है तो दुखद है, लेकिन अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे तो मैं डे वन से ही ये कहता था कि ये कोई एटीट्यूड नहीं है, एक खासकर चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो शायद इसी तरह की उनकी बैकग्राउंड रही। और मैं जहाँ तक मैंने पिछले इंटरव्यूज़ में भी एक बात कही हुई है कि आप ओवरऑल इन चीज़ों को देखिए। जिस तरह से, अगर आपको याद होगा, जब इन्होंने चुनाव जीता था तो हमारे जो वहाँ से कैंडिडेट थे, उनके घर के ऊपर पथराव इन्हीं के लोगों ने, और क्या किया गया उनके लिए। अब अगर आप जीत गए हो तो उसका मतलब ये तो नहीं कि जो हारा है वो उसके घर पे आप पथराव कर दोगे। उसके बाद अगर आपको देखा होगा पिछले दिनों में, अगर आपने वहाँ पर एक डॉक्टर साहिबा हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना हम भी उन्हें जानते हैं, जो वो हो गए, उनके हस्बैंड हो गए, उन्होंने पूरे डोडा के लोगों को सर्व किया है। और एक बहुत बड़े सर्जन हैं उनके हस्बैंड भी। कई सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं, क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े हो गए, कई सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं जो डोडा से अगर जम्मू तक नहीं पहुंचे तो इसी कारण नहीं पहुंचे कि डोडा में ही उनका सोल्यूशन हो गया। तो एक लोग जो बड़े अपने प्रोफेशन के साथ बड़ी हॉनेस्टी से काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस हिसाब की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, एक किस्म से उनको टॉर्चर किया गया, मेंटल ट्रॉमा में रखा गया, वो भी एक समय था जब इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। इसके अलावा अगर थोड़े पीछे जाके वीडियोस अगर आप देखते हो, पता नहीं कितने लोगों के पास वीडियोस हैं कि नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं टेररिस्टों को, बुरहान वानी जैसे टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करने की बात की जाती है। जिहाद के लिए लश्कर का होना बड़ा ज़रूरी है, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि चुना हुआ नुमाइंदा जब इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है तो फिर देन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो जो कानून करेगा वो करेगा ही करेगा। अब इसमें तो ये आता है कि जिस तन लागे वो तन जाने, कोई क्या जाने पीड़ पर आई। जो पुराने लोग हों उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ ही था। चलें, अब देर आए दुरुस्त आए। आज एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि इस तरह का कुछ करना चाहिए, तो कानूनी मापदंड के ऊपर ये सब कुछ होना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कानूनी सबसे ऊपर है, तो ज़रूर होगा। हाँ, कल मैंने कुछ देखा कि कुछ कांग्रेस के लोग भी इनकी फेवर में जो आए और कहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी का भी नाम लेके इनके कठुआ में कुछ लोग बोल रहे थे। तो बता दीजिए कि कांग्रेस क्या इस तरह की अभद्र भाषा, इस तरह की चीज़ों के साथ खड़ा होना चाहती है? कांग्रेस इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो टेररिज्म को या बुरहान वानी जैसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं? अगर कांग्रेस इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं तो राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर कर दें और बता दें, वो बिहार की जनता को भी बता दें कि हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं जो टेररिज्म को, टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करते हैं। बता दें, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर दे। तो आपको लगता है जो पीएस से महराज मलिक पर लगाया गया है एक जस्टिफाइड एक्ट है? और क्योंकि अगर देखा जाए तो चुने हैं, ये दूसरी बार ऐसा मौका है भीम सिंह, प्रोफेसर भीम सिंह के बाद एक चुने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए के वो ये लगाया गया है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी किया गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह की अभद्र भाषा एक डीसी के खिलाफ यूज़ करना और उसके परिवार के खिलाफ, हम परिवार के खिलाफ क्यों बोलें? सभी के परिवार हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे साथ अगर किसी का पर्सनल वेंडेटा है तो आप ज़रूर निकालें। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि आप परिवार के खिलाफ जब बात करते हैं तो गलत चीज़ है। जी,
दूसरी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पीएसए लगाने में भी दोहरे मापदंड लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक विशिष्ट नेता एमएलए की बात करें, उन पर भी टिप्पणी की जा रही है कि उन्होंने भी एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर के अगेंस्ट भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई इस तरह के प्रोविजंस नहीं लगाए गए। देखिए, आप जो भी बातें करें मुझे ज़रा बता दीजिए, कहाँ किसी ड्यूटी पे डॉक्टर के साथ उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया, कभी किसी टेररिस्ट को या टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की बात की। आप इन दोनों की सिचुएशन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है दोनों सिचुएशन का अपना एक अलग अलग चीज़ें हैं, और इस सिचुएशन के अंदर इतनी सारी एफआईआर्स होना किसी के खिलाफ, इतना कुछ होना, उसके बाद देश में कानून सबसे ऊपर है, और कानून के मापदंड के चलते हुए जो कुछ किया गया है उसके ऊपर आपको पता लग भी जाएगा आने वाले समय। क्या आपको लगता है कि विडम्बना ये है कि कई लोग अभी भी जो मिराज मलिक का वक्तव्य है, जो चीज़ें हैं, लगातार उनके बड़बोले बयान हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान ये आती है कि हमको थोड़ी जिस देश के अंदर हम रहते हैं, सभ्यता हमारी सबसे बड़ी चीज़ है, और सभ्यता के अंदर रहकर आपको सब कुछ करना चाहिए। और जब आप एक चुने हुए नुमाइंदा होते हैं तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने जब इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना है, हम किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं और हमारा क्या बैकग्राउंड रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और हम कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें ना करें जिससे देश की एकता और अखंडता को फ़र्क पड़े। सबसे बड़ी बात ये आती है, आप खुद सोचें, इतने बड़े बयान देना कि जितने हिंदू हैं वो सब के सब शराबी हैं। अब आप मुझे बताएं, ये बात, और पर्टिकुलरली एक धर्म विशेष को नाम लेकर अगर आप इतनी बड़ी बात बोलते हो कि जितने हिंदू हैं वो शराबी हैं, इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी? मुझे लगता है दैट वाज आल्सो राइट सिचुएशन थी जब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब जब इनको लगता है कि खैर अभी आया है समय, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनको लगा कि अब कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए श्रूडनेस देखिए आप उनकी, कि एक दिन बोलते हैं कि सभी के सारी हिंदू जो हैं वो शराबी हैं, और दूसरे दिन को लगा यार ये बयान मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को हो गया, तो इन्होंने फिर अगले दिन मुसलमानों को भी लपेटे में ले लिया। मुसलमान भी चोरी से शराब पीता है, मुसलमान चोर शराबी है। ये कौन सी राजनीति है? कभी आप हिंदू के नाम पे राजनीति, कभी मुसलमान के नाम पे राजनीति, कभी मंदिर पे राजनीति, कभी मस्जिद पे राजनीति, कभी किसी के बेचारे के माँ बाप को आप गालियाँ दे। तो मुझे लगता है कि ये तो कम से कम सभ्यता इस देश की नहीं है। जो गंगा जमुना तहजीब जिसके अंदर हमारा हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है, जब एक चुना हुआ नुमाइंदा इस तरह से बिहेव करेगा तो होता क्या है? आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हो, आपसे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग या जो नेता जो हैं या आने वाले जो कोई एस्पायरिंग लोग होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या सीखेंगे? कि हम इस तरह की बातें करें, हिंदुओं के नाम पे गालियाँ निकालें, मुसलमानों के नाम पे गाली निकालें और हम नेता बन जाएं रातों रात? ये तो जो सो कॉल्ड उनके आज की डेट में फॉलोअर्स और जो इनके फेवर में खड़े, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी ओछी राजनीति आप चाहते हो? आप क्या चाहते हो देश में इस तरह के ओछे राजनेता हैं जो वो आगे जाएं? चॉइस इज़ यूअर्स, आपको सोचना है। एक और आरोप लगता नजर आया, अभी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और खासकर जब तवी बैराज का निरीक्षण कर रहे थे, माननीय एलजी महोदय भी उनके साथ थे और चुने जो नुमाइंदे थे, और खासकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। पीछे कहीं कतार में सिक्योरिटी फोर्स के साथ नजर आए वो। देखिए, वो मुझे लगता है कि अपनी बाय चॉइस उमर साहब पीछे रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एज ए प्रोटोकॉल या उनको कभी कहा नहीं होगा कि किसी ने, क्योंकि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी या मीटिंग जो माननीय अमित शाह साहब ने ली, एक तरफ हमारे एलजी साहब थे, एक तरफ उमर साहब थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, डेलिबरेटली आप पीछे रहना चाहते थे उमर साहब, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका कारण जो मुझे लगा विवेक जी पर्टिकुलरली, बात ये था कि वहाँ पर एक्सप्लेन ये किया जा रहा था कहाँ से पानी आया और कहाँ से घुसा और कहाँ पर क्या हुआ। अब उमर साहब को तो पता नहीं था कि पानी कहाँ से आया और कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, क्योंकि शिशोती के टाइम पर भी आपको पता उमर साहब दूसरे दिन गाने सुनते हुए पहुँचे थे, तो कैजुअल ही लेते हैं हर बात को। आगे होते तो शायद उनसे अगर पूछ लेते गृह मंत्री कि यार बताएं उमर साहब ये पानी कहाँ से आया, कहाँ पर गया, क्या हुआ, तो शायद वो नहीं बता पाते। इसीलिए उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया कि मैं पीछे ही खड़ा रहता हूं ताकि कल तक को मैं किसी सवालों के कटघरे में ना आ जाऊं। एक और विवाद, खासकर हमारा जो एम्बलम है उसको लेकर लगातार नज़र आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जब हज़रत बल में ईद उल मिलाद नबी के बाद जो डेकोरेशन जो रेनोवेशन वहाँ पर की गई थी और उसको एम्बलम को डेलिब्रेट तरीके से तोड़ा गया था, और उमर साहब का भी बयान आया था कि खासकर मूर्ति पूजा इस्लाम में गुनाह है, और उसका उन्होंने जिक्र किया है।
देखें, ये इस तरह की राजनीति के लिए ना खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जानी जाती है, और जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आती है वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। हमेशा धर्म की आड़ लेंगे, हमेशा कहेंगे कि आज ये हमारा धर्म खतरे में पड़ गया, और ये सब इनको तभी याद आता है जब कभी इनको लगता है इनकी पार्टी को कहीं ना कहीं वोट बैंक इनका अब ढीला होता जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग अब इनसे सवाल पूछना शुरू हो गए, लोग अब पूछना शुरू होंगे कहाँ गई 200 यूनिट बिजली, कहाँ गई लाख नौकरियाँ, कहाँ गए हमारे 12 फ्री सिलेंडर। अब इनके पास जवाब तो कुछ है नहीं है। तो जो 87 में फार्मूला चलाया था, जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को रातों रात इन्होंने जब हरवाया था, तो उस समय भी इन्होंने ऊपर क्या इन्होंने प्ली दी थी, अगर आपको याद होगा। बूटा सिंह होम मिनिस्टर होते थे कांग्रेस के, राजीव गांधी जी नए नए थे, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो समझ नहीं पाए इन बातों को। उन्होंने प्ली यही दी थी कि ये MUF यहाँ पर जीत जाएगी तो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, ये प्ली दी गई थी बूटा सिंह जी को। एज ए रिजल्ट ऊपर से फ़ोन आया, जो आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर कटाक्ष करते फिरते हैं, उस समय एक फ़ोन के बाद ही कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदल दी गई थी, रातों रात जीतों को हरा दिया, राय जिता दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकग्राउंड है। आज भी NC को जब लग रहा है कि अब लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि आपने वो जो झूठा पहली बार 60 साल में जहमत की है आपने मैनिफेस्टो बनाने की, पहली बार अब आपको जब उसका जवाब देना पड़ेगा, लोगों को नौकरियां देने पड़ेगी, दे तो आप पाओगे नहीं। अब आप इसके ऊपर सियासत कर रहे हो, देश के एम्बलम के ऊपर आप सियासत कर रहे हो। और खुद ही देख लीजिए उमर साहब का फोटोग्राफ, उमर साहब भी जहाँ जहाँ पर इन्होंने अगर लगाई है तो साथ में आपको नजर आएगा कि इनके ऊपर भी हर जगह पर एम्बलम होता। कोई अच्छी बात है, परहेज नहीं था तब इनको कोई परहेज नहीं था। अब इनको परहेज इसीलिए कि इन्होंने कहीं ना कहीं सियासत करनी है, ऊपर से फिर इनके प्रवक्ता जिस तरह के बयान देते हैं, फिर वही राजनीति है जी, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, लोगों को ये बताओ कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, बस इस चीज़ के ऊपर आपने पहले भी लोगों को, और यही आपकी सोची राजनीति के कारण लाख सवा लाख खबरें वहाँ पर बन गई, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि जब हमें कुर्सी चाहिए उसके लिए आप हमेशा लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये है, भारत देश के जितने लोग हैं वो अपने झंडे की, अपने एम्बलम की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। अगर इसके ऊपर किसी को अगर कोई प्रेज है, इस तरह की अगर राजनीति कोई करना चाहता है, तो मैं लोगों को भी कहूँगा कि इनके इस षड्यंत्र में ना आए, इनका असली रूप पहचानिए। मैंने फोटोग्राफ आपसे सामने रख दिया। फोटोग्राफ तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि जब अपनी ज़रूरत है उस वक्त उसको डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मंशा लगभग यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कोर मुद्दों से हटते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक बार फिर अलगाववाद की जो राख है बुझने के कगार पर है उसको हवा दी जाए? देखें, एक तो उनकी अपनी आंतरिक कलह है उनकी पार्टी के अंदर। कुछ लोग हैं वो अब अपने सिस्टम के साथ चल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, उमर साहब को वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, और कहीं ना कहीं लोग भी अब आपसे पूछना शुरू हो गए कि आपके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया आपने आज तक। अब लोग जब आपसे पूछना शुरू होते हैं और आपके पास जवाब नहीं है, तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो डिप्टी CM माउथ पीस ऑफ उमर अब्दुल्ला जिनको मैं कहता हूँ, वो भी जहाँ जाएंगे तो हमेशा सरकारों को, हमारी सरकार को कोसने की, केंद्र की सरकार को कोसने की बातें शुरू करेंगे। शायद वो नए नए आए हैं इस पार्टी के अंदर, उनको पता नहीं होगा 2014 में जब इसी तरह का सैलाब आया था तो जो कश्मीर के लोगों ने पहली बार केंद्र का पैसा देखा था, क्योंकि मोदी जी इस देश के उस समय प्रधान सेवक, हम तो प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हैं, खुद को प्रधान सेवक के रूप में आए थे। तब कश्मीर के लोग बड़े हैरान हुए कि सैलाब के बाद जब हमारे घर टूट गए तो उसको उनके लिए क्या सरकार पैसे भी देती है। और उमर साहब को याद होगा किस तरह से बड़े हमने उस पूरी के पूरी प्रॉब्लम के अंदर 2014 के फ्लड्स के लोगों को बाहर निकाला था। तो इनकी राजनीति कुछ इसी तरह की है, क्योंकि मेच्योरिटी तो गई नहीं इनसे। वही 2014 में कहूँगा, अभी आपने जब पीछे रहने की बात की कि क्यों पीछे रहे, 2014 में भी अगर आपको याद होगा पूरा कश्मीर सैलाब में डूबा था। 2-3 दिन बाद जब उमर साहब अपनी नींद से उठे तो वो कहाँ पर पाए गए? वो पाए गए एक हेलीकॉप्टर के ऊपर, चॉपर के ऊपर से लोगों के ऊपर ब्रेडें फेंक रहे थे। अब कश्मीर में फंसा मैं भी था उस समय। अब कश्मीर के घर होते हैं ऐसा, किसी ने भी अपनी छत नहीं देखी होती है, वो उमर साहब की ब्रेडें भी किसी ने नहीं देखी उस समय। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है किसी भी तरह से हमारा जो फार्मूला है सबका साथ सबका विकास वाला, उससे आप कोसों दूर हैं। और अब लोगों को आदत पड़ गई है सबका साथ सबका विकास की। अगर आप सबका साथ सबका विकास के साथ काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी। कमिंग बैक टू द जो करंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है महराज मलिक को लेकर, और जब अभी हाल ही में जो असेंबली सत्र चल रहा था तब भी वहाँ पर महराज मलिक काफ़ी वोकल नज़र आए थे। सो कॉल्ड ये कहा जा रहा है कि जम्मू के इशूज़ उठाया जा रहा था। एक आरोप उन पर तब भी लगा था कि कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शह पर मतलब एज ए काम करते हुए वहाँ पर भी नज़र आए हैं। महराज मलिक क्या कहेंगे? देखिए, शय तो देते ही होंगे सभी के सभी कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि इस तरह की शय देते हैं जब मौका आता है तो फिर पलट भी जाते हैं, और जब मौका आता है तो राजनीति भी कर लेते हैं हम सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन इंसान को खुद की जहनीत होनी चाहिए और उसको ये पता होना कि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और इस देश के अंदर जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की एस्पिरेशंस आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एक नेता के अंदर हमेशा हम अपना एक आइडियल देखते हैं।
अब कौन इंसान अपना आइडियल एक गाली गलोच वाले नेता के अंदर देखेगा? कौन अपना ऐसे नेता के अंदर अपने आप को देखेगा या अपना आइडल मानेगा जो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता हो, बुरहान वानी जैसे टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करता हो? कौन ऐसा लोग होंगे जो चाहेंगे कि हमारा नेता बात करे कि हिंदू शराबी हैं, मुसलमान चोर शराबी हैं? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। अब जिन लोगों ने दिए हैं वोट, अब वो जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था। खैर, असली चेहरा तो आपके सामने आ चुका। और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी पर भी उन्होंने तंज कसा है, अभद्र भाषा का प्रयोग, मुंह पे थूकूंगा, इस तरह की वोकेबलरी का प्रयोग किया जाना। देखिए, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि एक और ख़ासकर अगर कोई डीसी हैं कहीं पर एक पोजीशन के ऊपर हैं, उसके खिलाफ अगर आप इस तरह की बात करते हैं और फिर आप बोलते हैं जी मैं भी आईएएस बन सकता था। भाई साहब, आईएएस तो छोड़िए, आप अच्छा नेता नहीं बन पा रहे, आईएएस कहाँ से बनेंगे आप? और आईएएस अगर आप बनते तो एक वो छोटा सा बच्चा कहीं कह रहा था कि चले किसी तरह से नकल नुकल मार के प्री निकाल लेते, मेंस निकाल लेते, इंटरव्यू में आपका पता लग जाता तो कभी आप आगे ना जा पाते। तो ये कहना बड़ा आसान है, जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको पता है कि वो इस पोजीशन तक कैसे मेहनत से पहुंचे हुए हैं। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और डीसी की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह से एक नेता की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं उस डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमारे को अगर हम एक सैनरिज्म से काम करते हैं, अब अगर हम नॉर्मली देखोगे, मैं नॉर्मली जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है सबके मैं साथ चलता हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसी कभी कोई मुझे लगा नहीं ज़रूरत पड़ी कि किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात, अनटिल अनलेस कोई ऐसी बात हो जहाँ पर लोगों का कोई हित के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो रहा तब हम बात करते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की बात करनी और किसी की फैमिली के ऊपर बात करनी और किसी को बोलना तेरे मुंह पे थूकूंगा, ये कहाँ की भाषा है? ये तो वो टपोरी वाली भाषा होगी ना। फिर हम नेता किस बात के हैं? हमारे देश के लोग जो हैं वो टपोरियों को नेता नहीं बना देना चाहते। अगर टपोरियों को नेता बनना देना चाहते तो इस देश का प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा डॉन होता। फिर वो साफ़ सुथरी छवि वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरह देवता स्वरूप इंसान को ना बनाते लोग। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल महराज मलिक का मुद्दा बल्कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार मेन मुद्दों से जो पॉलिटिकल प्लैंक्स पे वायदे करके सामने आए थे उनसे भी भागती नजर आ रही है, उनकी दरार तलक खिसकती आ रही है। आपने अपने कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।